सामे गज़ल के 10वें साम में आप सभी दर्शकों को मैं कृषिका चौबे प्रणाम करती हूँ। दिल के खूबसूरत हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूरत हो आप। तारीफ़ करूँ क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। और इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे चाचा जी को आग्रह करूँगी कि वो आएँ और मंच पर आसीन हो। कानों में खनकती है खूबसूरत बालियाँ, कानों में खनकती हैं खूबसूरत बालियाँ। मज़ा तब आता है जब महफिलों में बजती है ज़ोरदार तालियाँ। इसके बाद मैं अपनी चाची डॉक्टर अनुराधा चौबे जी को आमंत्रित करूंगी कि वो आएं और मंच पे आसीन हों। इसके बाद मैं प्रज्ञा भार्गव दीदी को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और स्टेज पे आसीन हो। इसके बाद मैं अक्षर चौबे से को आग्रह करूंगी कि आए और वो अपने स्थान पे अग्रीम हो, आसीन हो। इसके बाद मैं प्रत्युष चौबे को बुलाऊंगी, वो आए और अपने स्थान पे आसीन हो। महफिल वो नहीं जहाँ चेहरे की तादाद होती है। महफिल वो नहीं जहाँ चेहरों की तादाद हो। महफिल तो वो है जहाँ ख्याल आबाद हो। महफिल वो नहीं जहाँ कलमे इरासाद हो। महफिल वो नहीं जहाँ कलमे इशराद हो। महफिल तो वो है जहाँ तारीफ़ आज़ाद हो। महफिल तो वो है जहाँ तारीफ़ आज़ाद हो। और इसी के साथ कार्यक्रम को आरंभ करते हुए सबसे पहले अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे जी से आग्रह करूंगी कि वे अपनी गज़ल प्रस्तुत करें। धन्यवाद कृषिका, आपने मुझे बुलाया। जैसा कि आप सभी को पता है और कृषिका ने बताया भी कि आज 10वां दिन है इस शामे गज़ल कार्यक्रम का। 10 दिनों से हम सभी इस कक्ष में उपस्थित हैं और आप सभी दर्शकों के लिए गज़ल की दुनिया से कुछ चुनिंदे गज़लकारों के गीतों को या उनकी गज़लों को, उनकी रुबाइयों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और आप सभी बड़े शिद्दत और मन से और हमें आशीष के साथ सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं। जैसा कि मैं लगातार अब तक जो भी मैंने गज़ल सुनाए हैं उसमें दीवाने मीर शीर्षक से जो गज़लों का संग्रह वाग्देवी प्रकाशन समूह ने जो छापा है उसमें से जो मीर तकी मीर के गज़ल संग्रह हैं उनमें से मैं 2-3 या 4 गज़लों को आपको सुना चुका हूँ। आरंभ में मैंने अदम गोंडवी को भी सुनाया था। आज मैं मीर तकी मीर की ही गज़ल को सुनाऊंगा आप लोगों को। आप सुने, हो सकता है आपको पसंद आए। जरूर जरूर। नज़र में तौर रख उस कमनुमा का, नज़र में तौर रख उस कमनुमा का, भरोसा क्या है उम्रे बेवफा का। नज़र में तौर रख उस कमनुमा का, भरोसा क्या है उम्रे बेवफा का। गुलों के पैरहन है चाक सारे, गुलों के पैरहन हैं चाक सारे, खुला था क्या कहीं बंद उस कबा का,
खुला था बंद, खुला था क्या कहीं बंद उस कबा का। पैरहन मतलब वस्त्र होता है, और उम्र बेवफा का अर्थ यहाँ पे उम्र जिसमें जीवन और मरण का कोई निश्चय न रहता है, जहाँ निश्चित नहीं है कि कब आयु धोखा दे जाए, कब किस उम्र में आदमी निकल जाए। तो नज़र में तौर रख उस कमनुमा का, भरोसा क्या है उम्र बेवफा का। गुलों के पैरहन है चाक सारे, खुला था क्या कहीं बंद उस कबा का। परस्तिश अब उसी बुत की है हर सू, परस्तिश अब उसी बुत की है हर सू, रहा होगा कोई बंदा खुदा का। बजा है उम्र से अब एक हसरत, बजा है उम्र से अब एक हसरत, गया वो शोर सर का जोर पाका। लगा था रोग जब से ये तभी से, असर मालूम था हमको दवा का, असर मालूम था हमको दवा का। धन्यवाद, शुक्रिया। कहीं उस जुल्फ से क्या लग चली है, कहीं उस जुल्फ से क्या लग चली है, पड़े हैं पांव बेढब कुछ सबा का। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे वक्त दिया, सुना, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आपका। इसके अगले कड़ी में मैं अक्षर चौबे से आग्रह करूंगी कि वे अपना गज़ल या कविता या अन्य जो भी चाहे वो सुनाएं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल इस YouTube माध्यम से प्रस्तुत करता हूं आप सभी के समक्ष। इसी कड़ी में मैं आज भी फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल प्रस्तुत करूंगा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांगा, पुस्तक नहीं है। मैंने समझा था कि तू पुस्तक नहीं है तो क्या है ये? मोबाइल से वो क्या है, किसकी है गज़ल? फैज़ अहमद फैज़। अच्छा, हाँ है, पुस्तक से निकाली। पुस्तक आज मिली नहीं है, दूरबीन लगा के देखे होते। चलिए कोई बात, चलिए पढ़िए आगे से। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्सा है हयात, तेरा गम है तो गम ये दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को शबात, तेरी आँखों में सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए। यूं ना था मैं न फ़कत चाहा था, यूं ही जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तिलस्म, रेशम और अतलस ओ कम ख्वाब में बुनावट हुए। जाबा जा बिकते हुए कुचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तनरुओं से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुरत मगर क्या कीजिए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांगो। बहुत इसी के साथ मैं YouTube माध्यम से और जो भी लाइव इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको सूचित करता हूं कि मैं कल
से रामधारी सिंह दिनकर की जो प्रसिद्ध उनकी कृति है, कृति जो काव्य है रश्मिरथी रश्मिरथी काव्य है। खंड काव्य है, वो मैं कल से प्रस्तुत करूंगा। मैं चाहूँगा कि आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की जीवनी कुछ प्रस्तुत करूं आप सभी के समक्ष, कि कल से सुचारू रूप से मैं रश्मिरथी आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद अक्षर। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी जो दर्शक हम सभी से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से उन सभी दर्शकों का भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म मुंगेर में चलिए मैं एक गली प्रस्तुत कर दूंगा। धन्यवाद अक्षर। इसके अगली कड़ी में मैं चाची को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपना गजल या कविता प्रस्तुत करें। थैंक यू कृषिका। धन्यवाद। आज मैं गज़ल कुछ नहीं पेश कर रही हूँ, बल्कि अपना कुछ आइडियाज़ जो है वो पेश करने जा रही हूँ। और मेरी जो आइडियाज़ है वो नेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये मैं कहूँ कि अचानक से नहीं, बल्कि इनफैक्ट हमेशा इस पर बात होते रही है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो पढ़ाई का माध्यम हो, वो अपनी मदर टंग में होनी चाहिए। इस पर हमेशा से जो है एक बहुत लंबी डिस्कशन चल रखी है हिस्टोरिकली। तो अब इस पर जो है मैं सबसे पहले बात करूंगी जो है एक अफ्रीकन केनियन राइटर का, जिनका नाम है एन गुगी वा थियांग। एन गुगी वा थियांग जो है वो अपने एक इम्पॉर्टेंट ऐसे डीकोलोनाइजिंग द माइंड में बताते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है, उपनिवेशवाद, वो सिर्फ फिज़िकल अटैक या इन्वेजन या ऑक्यूपेशन या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल्स, लैंड एंड रिसोर्स इतना सिंपल नहीं है, जो कि कॉलोनियलिज्म का डेफिनेशन हमेशा से बताया गया है कि वो एक है कि प्रहार करना और उसके बाद आक्रमण करना, फिर जो है शोषण करना। तो सिर्फ इतना ही तक सीमित नहीं है। कॉलोनियलिज्म का वो कहते हैं कि बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिसमें सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है, सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेशन नहीं होता है, बल्कि एक कल्चरल डोमिनेशन भी होता है। और इसका वो बात करते हैं कि डीकोलोनाइज करना बहुत ज़रूरी है, कॉलोनियल हैंगओवर्स जिसको कहते हैं। और इसमें ये बेसिकली जो क्रिटिकल अप्रोच है, जो टूल है, जो क्रिटिकल अप्रोच है, वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो है वो सहारा लेते हैं। यहाँ पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब ये नहीं हुआ कि कॉलोनियलिज्म का जो पीरियड है वो ओवर हो गया उसके बाद। इससे जनरली पोस्ट मतलब होता है बाद में, पोस्टपोनमेंट, पोस्ट मतलब होता है बाद में। लेकिन यहाँ पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मतलब कॉलोनियल के बाद का एरा को नहीं बताया जाता है, बल्कि यहाँ पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म है, कि उपनिवेशवाद का जो है वो एक तरह का आलोचना है, जिसमें वो कहते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म का जो आफ्टर इफेक्ट्स रहा, कि ब्रिटिशर्स तो चले गए, वो पूरे ऑलमोस्ट मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स पे रूल करे, तो वो तो चले गए, लेकिन उनकी जो इफ़ेक्ट थी, आफ्टर इफेक्ट, जो अल्कोहलिक इफेक्ट होती है, वो रह गया कल्चर पे, लैंग्वेज पे, लिटरेचर पे। इसका वो जो है वो बात करते हैं। और वो अपनी मदर टंग, जो कि वहाँ की दो है, एक है गिक्यूयू एक लैंग्वेज है केनिया का, और एक स्वाली, इसमें वो बात करते हैं कि इनमें जो है मैक्सिमम एजुकेशन इसमें होना चाहिए, ताकि जो नेटिव सही मायने में जो डीकोलोनाइजेशन होगा वो ब्रिटिशर्स के बस निकल जाने से नहीं होगा, बल्कि जब तक हम अपने नेटिव कल्चर को, आइडेंटिटी को, लैंग्वेज को, लिटरेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम जो है सही मायने में अपने बहुत सारे इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज होता है। इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब ऐसी धरोहर, ऐसी विरासत जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो अभिन्न अंग है हमारे जीवन का।
जैसे योगा, अब भले उसको रिकग्निशन मिला, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के एफर्ट से, तो उसी तरीके से बहुत कुछ हमारे गरबा, बहुत सारे रीजनल थिएटर है, डांस है, जो कि ब्रिटिशर्स के आ जाने के बाद से जो है ऑलमोस्ट जो है ये सब खत्म हो गया था, कल्चर डिस्ट्रॉय हो गया था। उनका था ही डिस्कवर एंड डिस्ट्रॉय, कि किसी भी चीज़ को जो है वो नेटिव चीज़ को वो डिस्ट्रॉय करते थे। दूसरी बात जो है, जो डीकोलोनाइजिंग दी माइंड के अपने जो एस्से में वो लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं इंटरनलाइज कर लेते हैं। जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो डोमिनेशन होता है वो फोर्स से होता है, वो बल से होता है, लेकिन जो कल्चरल डोमिनेशन होता है वो माइंडसेट से होता है, वो कॉन्सेंट से होता है। इसके लिए एंटोनियो ग्राम्शी अपना वर्ड यूज़ करते हैं हेजेमनी। हेजेमनी जो है वो नायकत्व शायद हिंदी में से कहा जाता है। हेजेमनी क्या होता है? रूल बाय कॉन्सेंट, कि हमने खुद ही स्वीकृति दे दिया सामने वाले को कि आप मेरे पे रूल करिए। तो ये एक मेजर एलिमेंट होता था कि जब आप किसी पे फिजिकल वे से जब आप किसी पे आक्रमण ये करिएगा, डोमिनेट करिएगा, तो वो कुछ ही दिन तक शासन चलेगा, कुछ ही दिन तक जो है वो उस तरीके का शासन चलेगा। लेकिन जब आप किसी पर चालाकी से और उन्हीं का कॉन्सेंट ले करके जब रूल करिएगा, तो वो सेंचुरीज तक आप जो है सामने वाले पे शासन कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ये था जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग जो है वो नेटिव्स मतलब जो हम सब जो यहाँ के जो हम सब जो है यहाँ पे उन सब के माइंडसेट पे रूल करते थे, कि जहाँ पे हम अपने कल्चर से इन्फीरियॉरिटी जो है वो ये करते थे, कि हम अपने कल्चर में इन्फीरियॉरिटी फील करें कि हमारी कल्चर अच्छी नहीं है, हमारी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, हमारी लिटरेचर अच्छी नहीं है, एंड वी गो ब्लाइंडली आफ्टर वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न लिटरेचर के पीछे हम भागने लगे। अब इसका जो है जिक्र करना चाहूँगी मैं कि सिर्फ एन गुगी वा थियांगो ही ये बात नहीं उठाते, बल्कि यहाँ पे जो है गांधी जी भी जो है अपने एक एस्से में थॉट्स ऑन नेशनल एजुकेशन में कहते हैं कि हमारा एजुकेशन कैसा होना चाहिए। तो वो 3H का फॉर्मूला देते हैं कि हैंड, हर्ट और हेड, तीन चीज़ को जो इंगेज करे। हेड मतलब कि इंटेलेक्ट से रिलेटेड है ये, हैंड मतलब हार्ट मतलब कंपैशन से, सहानुभूति से जुड़ा हुआ है, और हैंड जो है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है। कि 3H का ये फॉर्मूला देते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो हेड को, हार्ट को और हैंड को, ये तीनों चीज़ को इंगेज करे, बॉडी को, माइंड को और सोल को, स्पिरिट को, ये तीनों चीज़ को डेवलप करे। वैसा एजुकेशन होना चाहिए, और वैसा एजुकेशन तभी हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, जो बच्चे जैसे ही जाते हैं स्कूल में इंट्रोड्यूस होते हैं, तो उनको उनकी मदर टंग में होनी चाहिए, तब जा कर के एक होलिस्टिक या कह सकते हैं कि एक जो है बैलेंस्ड जो है डेवलपमेंट हो सकेगा किसी का भी। इसी को लेकर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है उसमें भी बाल वाटिका और भी बहुत सारे प्रोविजन स्कीम्स है जो कि कहते हैं कि भाई मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, क्योंकि जब इंस्ट्रक्शन का बात हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल में, और जब पढ़ाने का माध्यम हो, और खासकर जब नए बच्चे जब इंडक्ट हो रहे हैं, वो स्कूल में जा रहे हैं, घर से जब डायरेक्ट वो स्कूल में जा रहे हैं, तो वो मदर टंग में उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, ताकि वो एक तो दो फायदा होगा, वो एब्जॉर्व करेंगे, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो सीखने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है अपने मदर टंग में, ऐसा जो है साइंस भी कहता है, और उससे वो ज़्यादा सीखेंगे। ये चीज़ जो है टैगोर भी जो है अपने गीतांजलि जो है उनका, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, वो भी जो है इसका जिक्र करते हैं अपने सॉन्ग नंबर 35 में, जिसमें वो कहते हैं कि एजुकेशन कैसा होना चाहिए, where the head is held high and the mind is without fear, where the head is held high and the mind is without fear। मतलब ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जहाँ पे हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा हो और मन में किसी भी तरह का फियर ना हो। फियर जो है वो सबसे बड़ा टूल होता है जिसके कारण कोई भी हम पे अटैक करता है या फिर जो है डोमिनेट करता है, तो इसके बारे में वो ये कहते हैं। तो ये जो है अपने आइडियाज़ को मैं यहाँ समअप की, जो कि पोस्ट कॉलोनियल का जो मैं जिक्र करी, और एक अफ्रीकन राइटर एनगुगी वा थियांगो का जिक्र की, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे डीकोलोनाइजिंग द माइंड जो लिखा है, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा एपॉक ब्रेकिंग वर्क था। और जो है हमारे यहाँ भी लगातार जो है, चाहे कोठारी कमीशन हो या लगातार बहुत सारी एजुकेशन कमेटी या कमीशन बनी है, राधा कृष्णन कमेटी कमीशन, ये सब एजुकेशन से संबंधित है, जो कि हमेशा ये कहा है। इनफैक्ट इनके आइडियाज़ को ही ऑब्जर्व करके आर्टिकल 45 जो DPSME में है, उसको जो है RTE एक्ट जो है 2009 में लाया गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बाई स्कूल
में स्टेट का ये हक मतलब ड्यूटी बने कि सभी को मुफ्त की शिक्षा मिल सके। क्लास 8 तक तो एटलीस्ट जो है मुफ्त की शिक्षा सबको मिले कि ताकि शिक्षा से कोई भी वंचित ना हो। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद चाची, आपने बहुत ही अच्छा बोला। इसी के साथ मैं अगली कड़ी में मैं अपनी दीदी को बुलाना चाहूँगी कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें, कविता प्रस्तुत करें। आज मैं आप सभी को आंसू कविता से आगे की पंक्ति को पढ़ूंगी। चिल चिल कर छाले फोड़े, मल मल कर मृदुल चरण से, धुल धुल कर वह रह जाते आंसू करुणा के कड़ से। इस विकल वेदना को ले किसने सुख को ललकारा, वह एक अबोध अकिंचन बेसुध चैतन्य हमारा। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भींगी पलकों का लगना, भींगी पलकों का लगना। इस हृदय कमल का घिरना, अली अलकों की उलझन में आंसू मर्दन का गिरना, मिलना निश्वास पवन में। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा, मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा। अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा, अब हृदय हिला देती है वह मधुर प्रेम की पीड़ा। सुख आहत सांस शांत उमंगे, सुख आहत शांत उमंगे, बेगार सांस ढोने में यह हृदय समाधि बना है, रोती करुणा कोने में। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। धन्यवाद कृषिका। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छा गाया। इसी के साथ मैं आज गोपाल दास नीरज की एक गज़ल किस्मत में से कुछ किस्मत आपको सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। देख जिसे मधुबालाएं भी भूल गई मधुभरी अदाएं, जिसको देख शर्म से सकुची मधुवन की खुलती कलिकाएं, मूल जिसे ले नाचा हाथा जगने कंचन के ढेरों से, तोल जिसे चाहा परियों ने बाहों के प्रणयी फेरों से। लेकिन किस्मत सूखी व मुस्कान अधर की अपनी भूलों पर मुस्काकर, जिसकी अद्भुत चाल देखकर तूफानों ने किया समर्पण, जिसकी दृढ़ पतवार देखकर भूल गया सागर गर्जन, जिसके माझी की स्वर लहरी गूंजी सरी सागर अंबर पर, जिसकी मस्ती देख लहरियाँ दौड़ी तट की ओर समहकर। लेकिन किस्मत डूब गई वह जीवन नया तट से ही टकरा कर, जिनसे खेल खेल करती थी कभी न करने वाली रातें, जिनके बल पर ही सुन ली थी कभी न सुनने वाली बातें, जो अपने एकाकीपन में मन बहलाने के साधन थे, जो पतझड़ के हास और चीर एकमात्र निर्धन के धन थे। लेकिन किस्मत खोई
वे नयनों के मोती सूने पृष्ठ पर गिर गिर कर। इसी के साथ मैं अगली कड़ी में इसकी अगली कड़ी में प्रत्युष शब्द को कहूँगी कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत करें। धन्यवाद कृषिका दीदी। धन्यवाद। आज मैं बशीर बद्र की 2 गज़ल सुनाऊंगा। दर्द की बस्तियां बसा के रखो, रहमतों को सजा सजा के रखो। दर्द की बस्तियां बसा के रखो, रहमतों को सजा सजा के रखो। चांद सूरज कोई ना निकलेगा, चांद सूरज कोई ना निकलेगा। आज दिल का दिया जला के रखो, आज दिल का दिया जला के रखो। कागजों के घरों से दूर जरा, कागजों के घरों से दूर जरा। दिल की चिंगारियां दबा के रखो, दिल की चिंगारियां दबा के रखो। आग के झिलमिलाते फूलों से, आग के झिलमिलाते फूलों से दिल का मौसम सजा सजा के रखो, दिल का मौसम सजा सजा के रखो। आखिरी वक्त मुस्कुराया है, आखिरी वक्त मुस्कुराया है। ये हुनर है इसे बचा के रखो, ये हुनर है इसे बचा के रखो। एक और छोटी सी गजल सुनाऊंगा। पास रहकर जुदा सी लगती है, पास रहकर जुदा सी लगती है। जिंदगी बेवफा सी लगती है। मैं तुम्हारे बगैर भी जी लूं, मैं तुम्हारे बगैर भी जी लूं। ये दुनिया ये दुआ बद्दुआ सी लगती है, ये दुआ बद्दुआ सी लगती है। नाम उसका लिखा है आंखों में, नाम उसका लिखा है आंखों में। आंसुओं की खता सी लगती है, आंसुओं की खता सी लगती है। वो अभी इस तरफ से गुजरा है, वो अभी इस तरफ से गुजरा है। ये जमी आसमां सी लगती है। प्यार करना भी जुर्म है शायद, प्यार करना भी जुर्म है शायद। मुझसे दुनिया खफा सी लगती है, मुझसे दुनिया खफा सी लगती है। धन्यवाद, मुझे गजल प्रस्तुत करने का मौका मिला। धन्यवाद प्रत्युष। इसी के साथ मैं प्रज्ञा दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो आगे समापन करें, धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद कृषिका। धन्यवाद। मैं सबसे पहले अपने चाचा डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ चौबे जी को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने अपना कीमती समय लेकर मेरे यहाँ पधारे और बहुत अच्छा गजल प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। इसके बाद मैं धन्यवाद अपनी चाची डॉक्टर अनुराधा चौबे जी को देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद चाची। इसके बाद मैं अक्षर चौबे को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में फैज अहमद फैज की कविता पढ़ा। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर। मैं आशा करूंगी कि आप कल भी इसी तरीके का जो आपने बोला है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में बोलने के लिए, उस पर आप उनकी कविताओं को आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षर। और इसके बाद मैं अपने सबसे अनुज प्रत्युष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में और बहुत ही अच्छे तरीके से गजल को प्रस्तुत किया। बशीर बद्र की गजल को प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर प्रत्युष, बहुत सुंदर। और मैं इसके बाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो मैं कृषिका को देना चाहूँगी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस सभा का संचालन किया। और मैं तो कहूँगी कि अगर संचालनकर्ता अच्छा रहे तो सभा में आयोजन होने वाले कार्यक्रम में 4 चांद लग जाता है। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ और आप लोगों से मैं आग्रह करूँगी कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।